सभी को नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन हाइक का राजनीतिक दर्शन। विशेष रूप से आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि हाइक कैसे दार्शनिक है और समाजवाद की आलोचना उनके द्वारा किन तर्कों के आधार पर की गई है। तो हाइक 20वीं शताब्दी के ऑस्ट्रियन मूल के अर्थशास्त्री हैं, लेकिन राजनीतिक अर्थशास्त्र पर भी उन्होंने विचार किया है और एक अर्थशास्त्री के रूप में हायक की मूल मान्यता ये है कि बाजार अर्थव्यवस्था समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है। हायक को शास्त्रीय उदारवाद के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। वो शास्त्रीय उदारवाद जो मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ इनके दर्शन में, इनके विचारों में दिखाई देता है। हम सब ये जानते हैं कि विचारधाराएं भी समय के अनुसार कभी वर्चस्व की स्थिति में होती है तो कभी उनका पतन होता है। तो जिस समय दुनिया में समाजवादी विचारधारा वर्चस्वकारी स्थिति में थी, उस समय उसका मुकाबला करने के लिए यूरोप और अमेरिका के देशों में कल्याणकारी राज्य की धारणा का प्रतिपादन किया गया और खासतौर से जिस अर्थशास्त्री ने इस धारणा पर ज्यादा जोर दिया उनमें कीन्स प्रमुख है। लेकिन हायक कीन्स के विचारों से सहमत नहीं है, यानी वो कल्याणकारी राज्य की धारणा में विश्वास नहीं करते और बड़े तार्किक ढंग से उन्होंने कीन्सियन इकोनॉमी पर प्रहार किया है, ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नेतृत्वकर्ता के रूप में। आज हम दुनिया भर में जिस विचारधारा का वर्चस्व देख रहे हैं वो नव उदारवादी विचारधारा है और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में हायक का प्रमुख योगदान रहा है। हायक ने जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, शास्त्रीय उदारवाद था, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देता था, व्यक्ति की गरिमा पर ज्यादा जोर देता था, उसके आर्थिक पक्ष पर हायक ने ज्यादा जोर दिया और आर्थिक पक्ष को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है, जो नव उदारवादी व्यवस्था का आधार है, वो बाजार अर्थव्यवस्था न केवल आर्थिक विकास की दृष्टि से उपयोगी है बल्कि समाज की बौद्धिक और वैचारिक स्वतंत्रता का भी आधार है। कैसे आधार है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा परिचय के रूप में जान लेते हैं कि हायक के विचारों का डेवलपमेंट किन परिस्थितियों में हुआ और उनके जीवन की परिस्थितियां क्या रही, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हायक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं। 1974 में गुन्नार मिर्डल के साथ, गुन्नार मिर्डल स्वीडन के अर्थशास्त्री हैं और उनके साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए इन दोनों अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि ये भी बता दूं कि मिर्डल और हायक के विचारों में बहुत साम्यता नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मिलित रूप से इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपने अपने तरीके से योगदान के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया 1974 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हैं कि दुनिया में विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा था, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। एक तरफ उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा थी जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश कर रहा था, नाटो जैसा संगठन कर रहा था, और दूसरी तरफ समाजवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा
किया जा रहा था, वार्सा पैक्ट के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इस वैचारिक संघर्ष का अंत हो गया 1990 में, जब सोवियत संघ के नेतृत्वकर्ता गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के माध्यम से, यानी पुनर्सुधार और खुलेपन के माध्यम से अप्रत्यक्ष ढंग से ये स्वीकार कर लिया कि विचारधाराओं की इस लड़ाई में समाजवाद अब आगे नहीं टिक सकता। लिहाजा ये मान लिया गया कि इस वैचारिक संघर्ष में उदारवाद की, पूंजीवाद की जीत हुई है। लेकिन ये जीत यूं ही नहीं हो गई। फ्रीडमैन जैसे अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि सोवियत संघ का या जितनी भी समाजवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई थी दुनिया में, 1917 में सबसे पहले सोवियत संघ में स्थापित हुई थी, बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, वहां पर वो व्यवस्था चल रही थी और उसका अनुसरण एशिया के देश चाइना ने भी किया और पूर्वी यूरोप के देशों ने भी किया था, अपने यहाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापित की थी। लेकिन इस समाजवादी विचारधारा के वर्चस्व को, उसके प्रभाव को, उसकी लोकप्रियता को अंदर ही अंदर कम करने में फ्रीडमैन ये कहते हैं कि हायक का बड़ा योगदान था। एक बुद्धिजीवी के रूप में उनके विचारों ने बहुत प्रभावित किया दुनिया के अर्थशास्त्रियों को, दुनिया के बुद्धिजीवियों को। हालांकि जिस समय समाजवाद का दौर चल रहा था, उनकी पुस्तकों को बहुत गोपनीय ढंग से प्रकाशित किया गया, लेकिन पढ़ा जरूर गया। और इस पढ़ाई का असर ये हुआ कि ये पुस्तकें एक ऐसा वातावरण निर्मित करने में सफल हुई, वैचारिक वातावरण निर्मित करने में सफल हुई, जिसकी वजह से अंत में सोवियत संघ का और समूची समाजवादी व्यवस्था का विध्वंस हुआ। तो आज जो विचारधारा वर्चस्व की स्थिति में है, वो नव उदारवादी विचारधारा है। दुनिया के समाजवादी देश भी बाजार अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं नाना रूपों में। ऐसा हम दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुभव कर रहे हैं। देशों, सरकारों, नागरिकों के क्रियाकलापों के माध्यम से, उनकी वैचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो ये एक बड़ा योगदान है हायक का राजनीतिक अर्थशास्त्र की दिशा में। मूलतः वो अर्थशास्त्री हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज और राजनीति को भी प्रभावित करती है और उसको बदलने में भी सक्षम है। अगर व्यक्तिगत जीवन हायक का देखा जाए तो हायक 1899 में वियना में जन्म लेते हैं 8 मई को, और उनको बुद्धिजीवियों का माहौल विरासत में मिलता है, क्योंकि उनके पिता ऑगस्ट भी वियना विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, और उनकी जो माता थी फेलिसिटा फ्रेंड्स वन जुरासिक, वो भी एक प्रोफेसर और प्रसिद्ध लोक सेवक की पुत्री थी। हायक का जो बचपन था वो नाना के परिवार में व्यतीत हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान खुद हायक ने इटली की तरफ से सेना में अपनी सेवाएं दी थी। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद हायक हायर एजुकेशन प्राप्त करने की दृष्टि से वियना विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, जहां पर शुरू में उनका रुझान कानून और मनोविज्ञान में दिखाई देता है, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि कानून के क्षेत्र में वो पीएचडी करेंगे, और प्रथम उपाधि उन्होंने प्राप्त की, पीएचडी की 1921 में कानून के क्षेत्र में। हायक की जो मित्र मंडली थी वो भी सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की थी। वो लोग उनके मित्र बने जो बाद में दुनिया के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री बने, जैसे फ्रिट्ज मैकलब, हैबरलर, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न आदि। ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री
फ्रेडरिक वन वाइजर के निर्देशन में काम करते हुए हायक ने पॉलिटिकल इकोनॉमी में अपनी दूसरी पीएचडी उपाधि प्राप्त की और कुछ समय तक सरकारी कार्यालय में भी अस्थायी तौर पर उन्होंने काम किया और उस दौरान उनकी मुलाकात लुडोविग वन मिसेस से हुई, जो एक मुद्रा सिद्धांत शास्त्री थी और समाजवाद की आलोचक थी। बहुत जल्द ही वो हायक की मेंटर हो गई और समाजवाद विरोधी विचारों की पृष्ठभूमि हायक के जीवन में यहीं से तैयार होनी शुरू हुई। 1923-24 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद हायक वॉन मिसेस की सहायता से ऑस्ट्रियन इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस साइकिल रिसर्च के डायरेक्टर बने और हायक की पहली पुस्तक मॉनेटरी थ्योरी एंड ट्रेड साइकिल 1929 में प्रकाशित हुई। 1931 में उन्होंने लियोनेल लॉबिन्स के द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मौद्रिक अर्थशास्त्र पर व्याख्यान के लिए उनको आमंत्रित किया गया रॉबिन्स के सहयोग से, और बाद में उन्हीं के सहयोग से वे इस संस्थान में प्रोफेसर भी बने। इंग्लैंड आने के बाद हायक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स के साथ वाद विवाद में संलग्न हुए, क्योंकि कीन्स लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। हायक ने कीन्स की जो पुस्तक अ ट्रीटाइज ऑन मनी है, उस पर एक लंबी समीक्षा लिखी, कीन्स के विचारों का विरोध करते हुए। जवाब में कीन्स ने भी हायक की पुस्तक प्राइसेस एंड प्रोडक्शन के बारे में अपनी आक्रामक प्रतिक्रिया दी। एक तरीके से शास्त्रार्थ दोनों के मध्य चला, दोनों अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते रहे और कई बार इसकी अति भी हो गई, जिसकी वजह से उनको बुद्धिजीवियों की आलोचना का शिकार बनना पड़ा। बुद्धिजीवियों का दबाव इतना ज्यादा पड़ा दोनों पर ही, कीन्स और हायक, कि दोनों को अपनी संरचना पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ा। और इसी पारस्परिक विवाद की स्थिति में हायक और कीन्स दोनों ने एक एक कदम अपना कदम पीछे खींचा और इसी वाद विवाद का रिजल्ट था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कीन्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक थी। इस पुस्तक के माध्यम से कीन्स ने इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश की। केवल इतना ही नहीं, वेलफेयर स्टेट को ही क्रिटिसाइज किया हो हायक ने, इतना ही नहीं था, बल्कि 1930 में हम ये देखते हैं कि हायक ने समाजवाद के गुणों पर अर्थशास्त्रियों के बीच जो वाद विवाद चल रहा था कि समाजवाद अपनाया जाना चाहिए या नहीं अपनाया जाना चाहिए, कौन ज्यादा उपयुक्त है, उदारवाद ज्यादा उपयुक्त है या समाजवादी व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, इस पर जो डिबेट चल रही थी, जो वाद विवाद चल रहा था, हायक ने इस डिबेट में भी भाग लिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करते हुए हायक ने समाज विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के संबंध में एक शोध परियोजना, रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया कि क्या समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का डेवलपमेंट किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे और किस रूप में किया जा सकता है। इस तरह का एक प्रोजेक्ट हायक ने अपने हाथ में लिया। हालांकि ये प्रोजेक्ट अनुमान के अनुसार पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए जो कुछ भी अनुभव किया हायक ने, या जो कुछ भी तथ्य इकट्ठा किए उन्होंने, वो बाद में लिखे गए उनके लेखों का आधार बने। और कहते हैं कि 1944 में हायक ने जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी द रोड टू सर्फडम, उसकी प्रेरक यही शोध परियोजना थी। और ये पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि उस वर्ष जितनी भी पुस्तकें खरीदी गईं,
उन सभी खरीदी जाने वाली पुस्तकों में द रोड टू सर्फडम टॉप पर थी, यानी सबसे ज्यादा खरीदी गई। इसी वर्ष यानी 1944 में ही हायक ब्रिटिश एकेडमी के फेलो के रूप में चुने गए और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हायक ने सैद्धांतिक मनोविज्ञान पर पुस्तक लिखना शुरू किया। हायक की रुचि का विषय शुरू से ही कानून और मनोविज्ञान दोनों था, तो दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने रचनाएं दी। मनोविज्ञान पर जो पुस्तक लिखी उन्होंने, उसका आधार वो निबंध था जिसकी रचना उन्होंने वियना में छात्र जीवन के दौरान की थी। हायक बौद्धिक रूप से एक्टिव रहे और 1947 में उन्होंने 10 देशों से 39 विद्वानों की एक बैठक जिनेवा में बुलाई। ये बैठक मॉन्ट पेलेरिन सोसाइटी के गठन का प्रारंभ था। ये मॉन्ट पेलेरिन सोसाइटी क्या है? ये एक संगठन है जो मुक्त समाज की स्थापना और उसके संरक्षण के लिए कार्य करता था, यानी ओपन सोसाइटी, बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित समाज की स्थापना के लिए काम करता था। वॉन मिसेस, रॉबिन्स, मैकलब, मिल्टन फ्रीडमैन, फ्रैंक नाइट, जॉर्ज स्टिकलर और माइकल पिलियानी, सबसे बढ़कर कार्ल पॉपर इस मॉन्ट पेलेरिन सोसाइटी के सदस्य थे। यानी इन सारे प्रभावी बुद्धिजीवियों को, अर्थशास्त्रियों को, राजनीतिविदों को इकट्ठा करने का काम हायक के द्वारा इस सोसाइटी के माध्यम से किया गया। हायक और कार्ल पॉपर बहुत अच्छे मित्र थे और कहते हैं कि हायक ही कार्ल पॉपर को न्यूजीलैंड से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ले आए और उन्होंने पॉपर की सुप्रसिद्ध पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के प्रकाशन में सहायता की। पॉपर और हायक की मित्रता आजीवन चलती रही और 1950 में शिकागो यूनिवर्सिटी में सोशल थॉट कमेटी में पद ग्रहण करने के लिए हायक ने अंत में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स छोड़ दिया। 1952 में मनोविज्ञान पर उनकी पुस्तक द सेंसरी ऑर्डर प्रकाशित हुई। ये पुस्तक उनकी पूर्व परियोजना के अंतर्गत लिखे गए लेखों का संग्रह थी। 12 वर्षों तक शिकागो में निवास किया था हायक ने और इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दर्शन, विचारों का इतिहास और समाज विज्ञान पद्धति आदि पर कई सारे लेख लिखे। 1960 में हम देखते हैं कि उनकी एक और फेमस पुस्तक आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का संविधान। 1962 में फ्रेबर्ग विस्गाउ यूनिवर्सिटी जर्मनी के लिए हायक ने शिकागो छोड़ दिया और जहां पर वे 1968 तक बने रहे। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया में मानद प्रोफेसर के पद को स्वीकार किया। 1974 में गुन्नार मेडल के साथ उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हालांकि ये एक विडंबना थी कि मेडल के राजनीतिक और आर्थिक विचार हायक के विचारों के सर्वथा विरुद्ध थे। 1977 में हायक स्थायी तौर पर फ्रेबर्ग लौट आए एवं लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, जो इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक थी, इस पुस्तक को पूर्ण करने का कार्य किया। ये पुस्तक सोशल जस्टिस के नाम पर संपत्ति का जो पुनर्वितरण करने का प्रयास किया जाता है उसकी आलोचना करती है कि ये एक मिराज है समाजवाद का, ये एक मृग मरीचिका है जो कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। समाजवाद ये दावा जरूर करता है कि समाजवादी व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि राज्य के द्वारा संपत्ति का पुनर्वितरण किया जाएगा,
समतापूर्ण वितरण किया जाएगा, जिससे सामाजिक न्याय की उपलब्धि होगी। हायक इस विचार के समर्थक नहीं है और उनकी ये मान्यता है कि ये सामाजिक न्याय की बात करना समाजवाद के माध्यम से ये कोरा एक छलावा है। बाद में 1980 के प्रारंभ में हायक ने अपनी अंतिम पुस्तक लिखी, अ क्रिटिक ऑफ सोशलिज्म, जिसका अंतिम संस्करण दार्शनिक विलियम बार्टले के प्रयासों से 1988 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 4 वर्ष बाद जर्मनी के एकीकरण का साक्षी बने हायक और 1992 में उनकी मृत्यु हो गई। तो एक लंबा बुद्धिजीवी जीवन जिया हायक ने और कई सारे बौद्धिक योगदान उनके द्वारा दुनिया को दिए गए, समाज को दिए गए, अर्थव्यवस्था को दिए गए। तो अगर हम उनकी रचनाओं को समराइज करें तो द रोड टू सर्फडम फेमस पुस्तक उनकी 1944 में सामने आई। आपको पुस्तकों के साथ उनके प्रकाशन के वर्ष भी याद रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर जो यूजीसी के नेट के एग्जाम होते हैं, जेआरएफ के लिए जो एग्जाम दिए जाते हैं, उसमें कंपटीशन दिनों दिन कड़ा होता जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब पुस्तकों के प्रकाशन के वर्ष भी पूछे जाते हैं। तो अब केवल यही ध्यान नहीं रखना है कि किस विचारक की कौन सी पुस्तकें हैं, बल्कि उन पुस्तकों का प्रकाशन किन वर्षों में हुआ और उन पुस्तकों की विषय वस्तु क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक ऑर्डर ये पुस्तक 1948 में प्रकाशित हुई और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में सामने आई। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी जो 3 वॉल्यूम में लिखी गई, वो इसके तीनों वॉल्यूम अलग अलग वर्षों में प्रकाशित हुए। जैसे रूल्स एंड ऑर्डर पहला वॉल्यूम था जो 1973 में आया, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस ये दूसरा वॉल्यूम था जो 1976 में प्रकाशित हुआ, और तीसरा वॉल्यूम द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल ये 1979 में प्रकाशित हुआ। 1988 में हायक की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, द फैटल कंसीट, द एरर्स ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद की क्या भूलें हैं, क्या गलतियां हैं, इन पर प्रकाश डालती है ये पुस्तक। तो हायक के विचारों पर अगर प्रभाव की बात की जाए तो एक उदारवादी, नव उदारवादी अर्थशास्त्री के रूप में हायक के विचारों पर लॉयड एक्टन, बर्क, फर्ग्यूसन, ह्यूम, लॉक, मिसेज, एडम स्मिथ और टॉकविले का के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। सॉरी। तो ये था व्यक्तिगत जीवन हायक का। अब हम ये देखेंगे कि हायक के सामाजिक राजनीतिक विचार क्या है, और इन विचारों में सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजवाद की आलोचना किन आधारों पर हायक के द्वारा की गई है। हालांकि हायक मूल रूप से एक अर्थशास्त्री है, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में वो मानते हैं कि अर्थव्यवस्था और समाज, राज्य ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और बाजार एक ऐसी चीज है, खासतौर से मुक्त बाजार जिसकी बात हायक करते हैं, फ्री मार्केट, उसके माध्यम से एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज की भी स्थापना की जा सकती है। ये मौलिक मान्यता है हायक के चिंतन की कि बाजार अर्थव्यवस्था केवल अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं बनाती, बल्कि एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है। और अपनी इसी मूल मान्यता के आधार पर हायक ने सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े मुद्दों पर विचार किया है।
इन मुद्दों पर विचार करते हुए सबसे पहले हायक ने क्या माना कि जो समाजवाद है, जो एक नियोजित व्यवस्था है, जो एक सामूहिक व्यवस्था है, वो उचित नहीं है। हायक ने उसका विरोध किया। और केवल समाजवाद ही नहीं, हायक किसी भी ऐसी नियोजित व्यवस्था के विरोधी है, केंद्रीकृत व्यवस्था के विरोधी है, जो राज्य को ज्यादा पावर देती हो। क्योंकि मूल रूप से हायक एक उदारवादी विचारक है, और उदारवादी विचारक किसी भी रूप में राज्य के ज्यादा हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। वो राज्य की सीमित भूमिका के पक्षधर होते हैं कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि राज्य सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, संपत्ति का अपने तरीके से कानून बनाकर पुनर्वितरण करता है। ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट। व्यक्ति को कुछ भी अपने मन से करने की इजाजत नहीं होती। हर क्षेत्र में कानून मौजूद होता है राज्य का, जिसके आधार पर ही वो कोई कदम उठा सकता है। हायक इस नियोजित व्यवस्था के, जो राज्य के नियंत्रण के अधीन होती है, उसके बहुत बड़े आलोचक हैं। और उन्होंने आलोचना जो की है समाजवाद की नियोजित व्यवस्था की, केंद्रीकृत व्यवस्था की, वो आलोचना राजनीतिक, नैतिक और अन्य तर्कों के आधार पर की गई है। हम सभी जानते हैं कि 1930 के दशक में पूंजीवाद आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और ऐसा लगने लगा था कि समाजवाद का मुकाबला पूंजीवाद नहीं कर पा रहा है। बुद्धिजीवी भी ये मानने लगे थे कि फ्रीडम के लिए प्लानिंग जरूरी है। यानी उदारवादी विचारक भी क्या मानने लगे थे कि स्वतंत्रता के लिए क्या जरूरी है, नियोजन जरूरी। पश्चिमी यूरोप के बुद्धिजीवियों का ये नारा बन गया था, प्लानिंग फॉर फ्रीडम। लेकिन तब उस स्थिति में हायक ने इसका विरोध किया अपनी पुस्तक द रोड टू सर्फडम के माध्यम से, और चेतावनी दी कि जो राज्य नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था है, वो निश्चित रूप से एक निरंकुश राज्य और समाज की तरफ ले जाती है, और ऐसे समाज से एक आतताई समाज का, एक अत्याचारी समाज व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहती। तो क्या तर्क दिए हैं हायक ने समाजवाद के विरोध में या केंद्रीकृत नियोजित व्यवस्था के विरोध में? सबसे पहले हायक ये कहते हैं कि समाजवाद का जो तरीका है वो दमन और प्रतिबंध का है। सभी समाजवादी मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, और मार्क्स के विचारों में हिंसक क्रांति, वर्ग संघर्ष की धारणा एक प्रमुख धारणा है। मार्क्स क्या कहते हैं कि बिना संघर्ष के, बिना हिंसा के समाज से अन्याय को समाप्त नहीं किया जा सकता, विषमता समाप्त नहीं की जा सकती। इसलिए दुनिया भर के जो मजदूर हैं वो इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष करें, राज्य व्यवस्था पर अधिकार जमाए, और राज्य की मशीनरी का प्रयोग पूंजीपतियों के शोषण के लिए, उनके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए। हायक समाजवाद के इस तरीके से सहमत नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसका मूल्य मानते हैं, उसके जीवन का आधार मानते हैं, और दूसरी तरफ समानता स्थापित करने के लिए समाजवाद में जो तरीका अपनाया जाता है वो दमन का होता है, प्रतिबंध का होता है। ये दमन और प्रतिबंध कानूनों के माध्यम से भी होता है, और पुलिस और सेना की मशीनरी का प्रयोग भी इस तरीके से किया जाता है कि जबरदस्ती समानता लाने की कोशिश की।
एक खास तरह की विचारधारा को प्रोत्साहित किया जाता है और उसी विचारधारा के आधार पर राज्य, समाज और लोगों का नियंत्रण करता है। इसके विपरीत हायक क्या कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता को समान रूप से सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। जनतंत्र क्या कहता है कि स्वतंत्रता का वैल्यू तभी है जब वो समाज के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त। समाजवाद सबको समानता नहीं दे पाता, ये थोपी हुई समानता को प्रतिबिंबित करता है। जबरदस्ती लोगों पर समानता थोप दी जाती है और समानता की चाह में व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जो लोग योग्य है, सक्षम है, अपनी लिबर्टी का प्रयोग करके समाज के लिए कुछ खास योगदान करने की क्षमता रखते हैं, उनको भी समाजवाद समानता के नाम पर हतोत्साहित करता है, क्योंकि उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता। ये ऊपर से थोपी हुई समानता है। हायक इसके विरोधी है, क्योंकि ऐसी समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। दूसरा तर्क हायक ये देते हैं कि समाजवाद की जो व्यवस्था नियमन और नियंत्रण की है कि सब कुछ राज्य के कंट्रोल में रहेगा, राज्य संपत्ति का पुनर्वितरण करेगा, राज्य के कानून हर क्षेत्र में होंगे, उसी के माध्यम से सारे कार्य होंगे। अर्थव्यवस्था पर पूरा पूरा कंट्रोल राज्य का होगा। हायक ये कहते हैं कि नियमन और नियंत्रण की इस व्यवस्था से कहीं अधिक अच्छी मुक्त बाजार की व्यवस्था है। भले ही इस मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है और कई बार सीमा लांघ भी जाती है ये प्रतिस्पर्धा, लेकिन फिर भी हायक ये मानते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा समाजवाद के नियंत्रणकारी व्यवस्था से कहीं अधिक अच्छी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं बिना सत्ता के हस्तक्षेप। प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा को खुद बाजार मैनेज कर लेता है, प्रबंधित कर लेता है, खुद सामंजस्य स्थापित कर लेता है, राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात हायक ये कहती है कि एक केंद्रीकृत या नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार आकर्षक हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था ईमानदारी के साथ स्थापित की ही नहीं जा सकती, क्योंकि ये व्यावहारिक नहीं। कैसे? नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए व्यापक रूप में सूचनाओं और आंकड़ों की जरूरत होती है। और हायक ये तर्क देते हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी राज्य इन सारे आंकड़ों को ईमानदारी के साथ जुटा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ज्ञान की एक सीमा होती है। सरकारी आंकड़ों के संबंध में हम अनुभव करते हैं डे टू डे लाइफ में कि सरकार के द्वारा जो आंकड़े बताए जाते हैं और वास्तव में जो कुछ घट रहा है, उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि सरकार की मशीनरी में काम करने वाले लोगों के ज्ञान की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हाल ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के संबंध में आंकड़ों की जितनी जानकारी व्यक्तिगत रूप से लोगों को होती है, क्योंकि लोग डे टू डे बाजार में हिस्सेदार बनते हैं, राज्य के अधिकारियों को उनकी इतनी जानकारी नहीं होती जितनी आम नागरिक को होती है। आम नागरिक हर रोज बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या उतार और चढ़ाव हो रहा है, इस पर नजर रखता है और ये बाजार ही लोगों को अपनी आर्थिक योजनाएं बनाने में मदद करता है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति देती है। लोग खुद ये ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पैसा लगाए, कहाँ से ज्यादा रिटर्न होगा,
कहाँ पैसा लगाने से उनकी जरूरत के साथ दूसरों की जरूरत को नुकसान नहीं पहुंचेगा, दोनों की जरूरतें पूरी होंगी, दोनों का डेवलपमेंट होगा। इस तरह का एक सामंजस्यकारी भाव बाजार खुद डेवलप करता है, जो समाजवाद की राज्य नियंत्रित व्यवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता। हाइक ये कहते हैं कि बाजार को छोड़ दीजिए, बाजार में काम करने वाले, उससे लाभान्वित होने वाले, उसमें सहभागी बनने वाले लोगों पर छोड़ दीजिए। ये जरूर है कि बाजार में कभी कभी संकट भी आते हैं, लेकिन बाजार उन संकटों को मैनेज करने में सक्षम है। राज्य को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। इसलिए आर्थिक रूप से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा जाना चाहिए। जो उदारवादियों की मूल मान्यता है आर्थिक स्वतंत्रता की, हायक इस मूल मान्यता के साथ है और वो बाजार को प्रमोट करते, न केवल समाज के खास वर्ग के डेवलपमेंट के लिए, बल्कि समाज के सभी वर्गों की स्वतंत्रता और उनको न्याय प्रदान करना। हायक एक तर्क और भी देते हैं बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और केंद्रीय नियोजन के खिलाफ। तो क्या कहते हैं कि जो केंद्रीय नियोजन होता है समाजवाद में, प्लानिंग की जाती है, प्लान्ड वे में अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है, वो गैर प्रजातांत्रिक है। कैसे गैर प्रजातांत्रिक है? क्योंकि प्रजातंत्र को हम कहते हैं कि ये बहुमत का शासन होता है, बहुसंख्यक लोगों की इच्छा का मान होता है इसमें। लेकिन समाजवाद में हम क्या देखते हैं कि छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग जो सरकारी अधिकारियों का है, जो इस नियोजित अर्थव्यवस्था के काम में जुटे हुए लोग हैं, उनकी इच्छा को समाज के सभी लोगों पर थोप दिया जाता है। ये अधिकारी कहते तो हैं कि सामाजिक न्याय के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उनके हाथों में समाज के सारे संसाधन आ जाते हैं। जो लोग अल्पसंख्यक, जो राज्य की नौकरशाही है, राज्य के अधिकारी है, राज्य की पुलिस सेना है, वो अल्पसंख्या में है और वो अपने संसाधनों का, अपने बल का प्रयोग समाज के बहुसंख्यक लोगों पर करते हैं। और इस वर्ग की जो क्रियाशीलता होती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करती है, रूल ऑफ लॉ को समाप्त करती है। तो इस तरह से नियोजित व्यवस्था गैर प्रजातांत्रिक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने के साथ साथ ये समाज में अल्पसंख्यक वर्ग की इच्छा को प्रोत्साहित करती है, बहुसंख्यक वर्ग की इच्छा को नजरअंदाज करती है। इसके साथ हायक ये भी कहते हैं कि जो नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार है ये खुद गरीबों और मजदूरों के हित में भी नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था कहती तो है कि वो मजदूरों का भला करने के लिए काम कर रही है, कानून बना रही है, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। लेकिन आप देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन के रूप में समाजवादी देशों में ऐसे वर्ग को कई सारी रियायतें दी जाती है, कई सारे प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उनकी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए उन्हें भी समाज में, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इसका दुष्प्रभाव स्वयं उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि ये जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, गरीब मजदूर, वो पूरी पूरी तरह राज्य पर निर्भर हो जाते हैं अपनी जरूरतों की। और इसका रिजल्ट ये होता है कि उनके अंदर क्षमता होते हुए भी वो अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी जरूरत तो राज्य के द्वारा पूरी कर ही दी जाए। तो उनमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्षमतावान है, लेकिन फिर भी उनकी क्षमता का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो अल्टीमेटली ये उनके व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी अनुचित है। हायक ऐसा मानते हैं और हायक ये कहते हैं कि स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था
गरीबों को भी समृद्धि प्राप्त करने का अवसर देती है, क्योंकि बाजार सबके लिए खुला है और बाजार का लाभ उठाकर वो भी अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। और व्यावहारिक रूप से भी ये देखा गया कि जब से दुनिया में उदारवाद अपनाया गया, उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, तब से गरीबों के प्रतिशत में कमी आई है दुनिया भर में, यानी बाजार का लाभ उन्हें भी मिला है। तो यहाँ पर हायक के इन विचारों की पुष्टि होती है इन तथ्यों के माध्यम से। एक और बात हायक ये कहते हैं कि बाजार व्यवस्था स्वयं खोज को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि बाजार सबके लिए खुला है। जो भी नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नए उत्पाद आते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाता है बाजार के माध्यम से, और इससे लोग प्रोत्साहित होते हैं। कई सारे स्वयं उद्यमिता का विकास होता है। आप आजकल अनुभव कर रहे होंगे कि सरकार की तरफ से भी स्वयं उद्यमियों को जो कुछ नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, नई तकनीक ला रहे हैं, उनको इंसेंटिव दिया जा रहा है, उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इस तरह से हायक ये मानते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था समाज में नई सर्च को प्रोत्साहित करती है। इंसेंटिव पाने के उद्देश्य से या समाज को कुछ देने के उद्देश्य से जो नए उद्यमी होते हैं वो नित्य प्रयत्नशील होते हैं, नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिलता है, इससे समाज प्रगति की तरफ जाता है। इसके विपरीत जो राज्य द्वारा बाजार व्यवस्था चलाई जाती है, राज्य नियंत्रित व्यवस्था है, वो नागरिकों के हित में नहीं होती, क्योंकि राज्य सब कुछ थोप देता है कि इन्हीं कानूनों के तहत आपको व्यापार करना है, यही व्यापार करना है, इसी दिशा में जाना है, आप स्वतंत्र नहीं सोच सकते, जो कुछ कानून द्वारा निर्धारित है उसके दायरे में रहकर ही सोच सकते हैं। और लास्टली हायक ये कहते हैं कि नागरिक समाज में, एक सिविल सोसाइटी में हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग मूल्य व्यवस्था होती है। कोई किसी मूल्य में विश्वास रखता है तो कोई किसी और मूल्य में विश्वास रखता है। बाजार इन सारे मूल्यों को एक साथ प्रोत्साहित करता है, क्योंकि बाजार में ये सभी एक साथ सहभागी बनते हैं। इसके विपरीत जो नियोजित व्यवस्था है, उसमें राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा, व्यवस्था धारकों के द्वारा अपनी एक खास मूल्य व्यवस्था, वैचारिक व्यवस्था पूरे समाज पर थोपी जाती है कि आपको इसी मूल्य व्यवस्था के अनुसार चलना है। और ऐसा करने से समाज का जो बहुरंगी स्वरूप है, जो बहुसांस्कृतिक रूप है, वो नष्ट होता है और समाज की स्वतंत्रता बाधित होती है। तो इस तरह से हायक ने समाजवाद की आलोचना की है, नाना तर्कों के आधार पर, और बाजार अर्थव्यवस्था को एक स्वतंत्र, न्यायपूर्ण, समतापूर्ण, विकसित समाज और राज्य के विकास का आधार बताया है। तो अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हायक ने राज्य के विषय में खास तौर से क्या विचार व्यक्त किए हैं, राज्य को कौन सी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। आशा है आपको हायक द्वारा की गई समाजवाद की आलोचना समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।